Okay. Good afternoon, students of Standard 9. Today's economics topic is factors of production. It is continuation of the same chapter number 1, the story of village Palampur. And through that story, we will come to learn about the concepts of economics. And in that, we have learned about the farm activities as a means of प्रोडक्शन। हम लोगों को इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स सीखने हैं और ये हम लोग बोर्ड में क्लास में ऑफलाइन में एक दो बार और डिस्कस कर लिए थे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मुझे अपना कोई काम करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मुझे सबसे पहले जमीन खरीदनी है। इफ आई ऑल्सो वांट टू ओन ए इंडस्ट्री और आई वांट टू स्टार्ट ए बिजनेस ऑफ माई ओन, then also I have to first I have to purchase the land and other natural resources. Obviously, I will also drink water. My labor will also drink water. My labor will also drink water, and only land is not necessary. Among the natural resources, we get the forest, we get the minerals, we get the soil also. So natural resources and above all, land is the most suitable factor for our production activity. Number two is labor. Just now I told that whatever the land I have purchased, I will also drink water, and the labor whom I will hire, whom I will appoint, they will also drink water, they will also need rest, they will also need house. Then only they can work for my company, work for my industry. And if I take care of them, then they will also take care of my industry. It is as simple as that. अगर हम इनका लिए ध्यान रखेंगे तो वो भी मेरे कंपनी के लिए ध्यान रखेगा। और अक्सर इकोनॉमिक्स में अक्सर मतलब जो है कॉमन पीपल का परसेप्शन या समझने का तरीका ऐसा होता है कि मैं कंपनी का मालिक हूं तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। ये इंडियन मेंटालिटी है। मेरा कंपनी है तो हम आराम करेंगे, हम खाली घूमेंगे और हम केवल जो है जो पैसा होगा वो हम उठा के ले जाएंगे, और किसी को हम उसकी अकाउंटिंग, किसी को उसका हिसाब देने की जरूरत नहीं समझते हैं। ये इंडिया में इस तरह का जो है कंसेप्ट है। फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं है। अगर बिल गेट्स है और मार्क जुकरबर्ग है और स्टीव जॉब्स है और इलोन मस्क है, वो भी अकाउंटेबल है अपने स्टाफ के लिए। उनके कंट्रीज में प्राइवेट ओनरशिप तो है फर्म का, लेकिन उनको भी काम करना है। अगर वो डिजर्व करते हैं मैनेजमेंट में, दैट इज वाई दे आर फाउंडर मेंबर्स आल्सो द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन इन दोज कंपनीज। ये इलोन मस्क है, वो बैठे बैठे नहीं खाता है, वो भी इंजीनियर है, वो समझता है अपने काम को, है ना। स्टीव जॉब जो एप्पल कंपनी के हैं, वो अपने काम को समझते हैं, तभी वो उस कंपनी के फाउंडर बने, चेयरमैन बने, और जो भी मतलब जो है उसमें उतने बड़े पोस्ट में काम किए हैं। तो ये हम लोग ऑब्वियसली हम लोग ये सोच लेते हैं प्राइवेट कंपनी है। अच्छा, यश कुमार बोल रहा है वॉइस एंड वीडियो इज नॉट कमिंग, वॉइस इज नॉट कमिंग। अभी पता नहीं अभी भी आ रहे हैं कि नहीं। तुम लोग भी तो एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो वॉइस आ रहे हैं कि नहीं, वीडियो आ रहे हैं कि नहीं। एनीवे, अगर वीडियो रिकॉर्ड हो जा रही है तो तुम लोगों को ये वीडियो भेज देंगे। और अगर इन बिटवीन अनम्यूट करके तुम लोग अगर रिस्पॉन्ड करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो जस्ट यही बोल रहे थे कि हमारे कंट्री की कुछ माइंडसेट ऐसे हो जाती है जिसको हम लोग बाई मिस्टेक ऐसा समझ लेते हैं कि मेरा पर्सनल, अगर मान लो हम कंपनी है तो हम उसमें अपनी मर्जी के मुताबिक जो मन आए वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा दूसरे कंट्रीज में नहीं है। तो चलो, इंडिया में मुकेश अंबानी है और ऐसे बहुत सारे करोड़पति हैं जो अपने बहुत बड़े बिजनेस को रन करते हैं। लेकिन दो फैक्ट और है उसमें, उनके कंपनी में रहने वाले कुछ बड़े बड़े मैनेजर हैं, वो भी करोड़ों कमा रहे हैं। अकेले मुकेश अंबानी नहीं कमा रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए सारे स्टाफ खुश है। दे आर वेरी हैप्पी टू ज्वाइन दैट कंपनी। ऐसे ही इंफोसिस है, ऐसे ही टाटा कंसल्टेंसी है, ऐसे ही महिंद्रा एंड महिंद्रा है, बहुत सारे ग्रुप्स है जो जॉब सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तो चलो, ये फैक्टर हो गया। लैंड, लेबर, हम लोग को कहीं अप्लाई करना है, अगर जॉब मिल गया ठीक है, नहीं तो हम खुद मेहनत करेंगे और अपनी कंपनी स्टार्ट कर लेंगे।
नेक्स्ट इज कैपिटल। अब ये कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है जमीन खरीदना है पैसे चाहिए, लेबर को सैलरी देना है पैसे चाहिए, आएगा कहाँ से? लोन ले सकते हैं या अपने मेहनत करके पैसा कमा के जो है उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपली जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके लिए कैपिटल क्या क्या होगा, एक हो गया फिक्स, दूसरा हो गया वर्किंग। फिक्स कैपिटल, when investment is made in such products which can be used for a longer duration of time। हमने पैसे खर्चा किए और वो पैसा खर्चा करने के बाद उस खरीदे हुए सामान को हम ज्यादा दिन तक, कई सालों तक अगर यूज करते हैं तो वो हो गया फिक्स्ड कैपिटल। हमने पैसा खर्चा करके अपने लिए एक घर बना लिया, अब हमको जो है 10 साल 15 साल तक जो है घर में पैसे खर्चा नहीं करना है, थोड़ा रंग करा लेंगे, थोड़ा बहुत सामान अगर मान लो रिप्लेस करना हुआ वो कर लेंगे। तो इसमें मेरा मेन बिल्डिंग, मेरा अपना जो घर है वो पूरा नहीं रिप्लेस हो रहा है, वो मेरे लिए फिक्स्ड कैपिटल है। हम अपने घर में रहते हैं, हमको किसी और के घर में रहना नहीं पड़ता है, मेरी जमीन है, मेरे घर है और मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और इसमें मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ हमने पेंट बदलवा लिया, कुछ डैमेज हुआ था तो वो हम रिपेयर करवा लिए, वो आए दिनों छोटे मोटे उसमें पैसे खर्चा हो रहे हैं, तो वो हो गया वर्किंग कैपिटल। तो when money is invested for such products which can be used within a limited time, जो छोटे मोटे अंतराल में अगर मान लो खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और उनको दोबारा हमको जो है पैसे से खरीदना पड़ता है, तो वो हो गया वर्किंग कैपिटल। और उसका एक एग्जांपल दिए थे कि मोटरसाइकिल जो है, मोटरसाइकिल फिक्स्ड है लेकिन पेट्रोल जो है वो वर्किंग है। पेन हमारे लिए फिक्स्ड है लेकिन उनके इंक जो है वो वर्किंग कैपिटल हो गया। और बुक में भी ऐसे बहुत सारे वर्किंग कैपिटल के हमको जो है एग्जाम्पल मिल जाएंगे। सीधा सा बात है, वर्किंग कैपिटल को हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल। कोई भी हमको प्रोडक्शन एक्टिविटी है, मेरी इंडस्ट्री के लिए जो मेरे वर्किंग कैपिटल होगा वो सिंपल वर्ड में वो रॉ मटेरियल है। अगर आयरन एंड स्टील कंपनी है तो हमको आयरन ओर लाना है, वो रेगुलर बेसिस में हमको आयरन ओर लाना है, उसको पिघलाने के लिए हमको कोयले खरीदने हैं, और हमको जो है पिघला हुआ जो आयरन है उसको रखने का भी जगह ढूंढना है, और फिर जो मेरे आयरन प्रोड्यूस होंगे उसको हम कन्वर्ट करेंगे और मार्केट में बेचेंगे। तो ये टोटल काम हो गया प्रोडक्शन एक्टिविटी। लेकिन उनमें से आयरन ओर जिसको हम कोई माइन से या कहीं दूर इलाके से जो है हम ट्रक में डंपर में मंगवाए थे, तो वो हो गया मेरे लिए वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और मेरे इंडस्ट्री के अंदर फर्नेस है, अंदर बॉयलर है, अंदर में स्पेस है और वहां पे स्टॉक के लिए जगह है, तो वो सारा मेरा फिक्स्ड कैपिटल का काम आ गया, क्योंकि वो हमको रेगुलर बेसिस में बार बार खरीदना नहीं पड़ता है। आयरन ओर खत्म हो गया तो हम दोबारा आयरन ओर मंगवा लेंगे, कोल मंगवा लेंगे, क्योंकि कोल जो है वो आयरन को पिघलाने का काम आएगा, और अगर आयरन हम नहीं पिघलाएंगे तो सब बेकार हो गया। तो हमको आयरन भी चाहिए, कोल भी चाहिए, और भी आयरन एंड स्टील को फाइनल प्रोडक्शन करना है तो हमको और भी छोटे मोटे रॉ मटेरियल्स चाहिए। उनमें से एक हो गया लाइमस्टोन, है ना। इस तरह से जो है वो हम लोग को ये वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल का यहाँ आइडिया मिल गया है। अब ये लास्ट पार्ट हो गया ह्यूमन कैपिटल। ये सारा काम खुद ब खुद होगा या यहाँ ह्यूमन बींग्स जो है वो अपना दिमाग लगाएंगे? ये अपने आप में फिक्स्ड कैपिटल वर्किंग कैपिटल की तो डेफिनेशन हम नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। हमको फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के डेफिनेशन जो है अपने दिमाग से लाना पड़ा है। ये लेबर को हमको काम देना है तो इंटरव्यू लेना पड़ा है, उसको देख के हम जो है उसको अपने नया नौकरी में रखे हैं।
जमीन के लिए हम जगह विजिट किए हैं, उसका रेट मंगवाए हैं, उसका लोकेशन को देखे हैं, इतने सारे हम दिमाग लगाए हैं। तो ये मेरे अंदर जो भी प्रतिभा है, मेरे अंदर जो भी पोटेंशियल है, क्षमता है, उसकी इस्तेमाल करके हम ये सारे फैक्टर्स, बाकी तीनों फैक्टर को हम ऑर्गेनाइज किए। तो ह्यूमन कैपिटल को हम बोलते हैं एक और मैनेजमेंट। एक और नाम है इसके लिए, आज के डेट में न्यू वर्ड भी आ गया है ह्यूमन कैपिटल के लिए, एंटरप्राइज। इससे भी एक नया वर्ड आ गया है, मैनेजमेंट और एंटरप्राइज, ये दोनों के अलावा एक नया वर्ड आ गया है ह्यूमन कैपिटल के लिए, वो है एंटरप्रेन्योर। अब जो है वो सीधा सा बात है, जो मालिक है वो मालिक को भी कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा। मालिक को भी मेहनत करना पड़ेगा अपने लेबर के पीछे, अपने सारे कैपिटल के लिए, और अपने सारे जो है जमीन की निगरानी रखनी है, और उसमें कुछ ना कुछ उसको नया आइडिया, नया रिस्क लेना पड़ेगा। सबसे पहला बात है कि ये प्रोडक्शन एक्टिविटी में हम रिस्क लेते हैं जिसके अगेंस्ट में हमको प्रॉफिट मिलती है। अगर हम चादर तान के सो जाएंगे तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा। लेबर को भरोसा नहीं मिलेगा मेरे ऊपर, क्योंकि मालिक ही सोया रहता है तो लेबर क्या करेगा। तो मालिक जो है वो, हाँ जितेंद्र सर बोलिए। हाँ बोलिए। आप तो है नहीं। अरे आप है सर। अच्छा ठीक है, अभी थोड़ा क्लास चल रहा है सर। हाँ हाँ। तो ये जो है मालिक, अगर मान लो स्मार्ट नहीं होगा, वो मेहनत नहीं करेगा, और वो उसको पता ही नहीं है कि उसका यहाँ लेबर क्या काम कर रहा है, उसने कितने पैसे लिए और कितने पैसे कमाए हैं, अगर वो अकाउंटिंग नहीं जानता है तो ये सब काम जो है बेकार हो जाएगा। तो मालिक को कहीं ना कहीं अपने मेहनत से ही कंपनी को रन करना होता है, संभालना होता है, देखभाल करना होता है, ये उसको लगातार दिमाग लगाना होता है। ये सारे के लिए एक नया वर्ड है एंटरप्रेन्योर, जहाँ वो रिस्क लेता है, जहां वो मैनेज करता है लेबर कैपिटल, और अपने कंपनी को डेवलप करता है, उसके ग्रोथ में वो भी एक कंट्रीब्यूटर है। ये है आज के डेट में ह्यूमन कैपिटल की ताकत। तो तुम में, हम में, हर किसी में जो है एक ऐसी प्रतिभा है, ऐसी क्षमता है, जिससे जो है हम प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्क में जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं। ठीक है। ये वाला बेसिक कंसेप्ट जो है वो बता दिए हैं, और ये तुम्हारा पालमपुर विलेज का एग्जांपल से जो है ये हम लोग को सीखना होगा। पालमपुर, पालमपुर विलेज में छोटे छोटे उसमें जो है कहानी छिपा हुआ है कि एक गांव है और वो सड़कों से जुड़े हुए हैं, एक बड़े गांव से जुड़ा हुआ है, इतने परिवार है, इतनी जमीनें हैं, इसमें कुछ गरीब के हैं, कुछ अमीर के हैं, कुछ मिडिल इनकम वाले हैं। वो 80% जो है वो इरिगेशन करता है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है। These are the information about the Palampur village, and how the entire village community, how they organize the different production activities. Here, what happens? They own the piece of land and they do farming, and in the whole year, whatever is their opportunity to earn the money, that they encash upon. This is the rough idea, and we all know now some concerns related to first factor. First factor is man, and for that number of questions. Number one, number two, number four. Number one is this class is already done in the offline. Land is fixed, so we cannot increase the land area, and the population keeps on growing. Population बढ़ते जा रही है, अब जमीन हमारे लिए फिक्स्ड है,
तो हम केयरलेस होके हम सोचते हैं कि जमीन है, पड़ा हुआ है, खेती करेंगे नहीं करेंगे, कैजुअल अगर हम हो जाएंगे तो काम नहीं बनने वाला। एक अच्छे जो है जमीन की इस्तेमाल होनी चाहिए, है ना। गुड क्वालिटी जमीन जो है वो गुड प्रोडक्शन के लिए यूज करना चाहिए। वेस्ट लैंड है तो वहां हम बिल्डिंग बना सकते हैं, वेस्ट लैंड को कन्वर्ट करके भी कुछ काम में ला सकते हैं। खेत वाले जमीन में खेती जरूर होनी चाहिए। और हमें आज के डेट में वही है, एक इंडियन माइंडसेट कि मेरी जमीन है, मैं जो चाहूं वो करूं, मेरी जमीन है, मेरी मर्जी। तो ये माइंडसेट गलत है, मेरी जमीन है और मेरी मर्जी, मैं जो चाहे वो करूं। नहीं, मेरी जमीन है, उपजाऊ है, तो मैं ऐसे अगर खुद नहीं काम कर सकता हूं तो जरूर किसी डिजर्विंग फार्मर को बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ काम करिए। अनाज ज्यादा जरूरी है। मेरा जमीन मेरा तब तक है जब तक मेरी जिंदगी है ना। मेरी जिंदगी 60 70 80 साल की होगी, लेकिन ये लैंड रिसोर्सेज जो है पिछले मिलियंस ऑफ ईयर से इस प्लेनेट में है। और ये मेरा तुम्हारा पर्सनल प्रॉपर्टी होके नहीं रह सकता है। ये नेचुरल रिसोर्स है, ये नेचर का पार्ट है। ये अच्छा भी है तो नेचर का कंट्रीब्यूशन है। हाँ, इसको बुरा करने के लिए आज हम लोग जो है जरूर उसमें आगे बढ़ गए हैं। यहाँ डेवलपमेंट दिख रहा है कि हमने इम्बैलेंस कर दिया, हमने लैंड डिग्रेडेशन कर दिया, हमने सॉइल पोल्यूट कर दिया। वाटर को हम लोग जो है वो हम लोग वाटर को खत्म कर दे रहे हैं, हम लोग वाटर को पोल्यूट कर दे रहे हैं। तो यहाँ तो हम लोग की रोल दिख रही है ना। अब थोड़ा सा हम लोग को अपनी समझदारी से काम लेना है और जुडिशियल यूज करना है लैंड रिसोर्सेज का। वो फिक्स क्वांटिटी में है, वो बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। और यह जो है यहाँ पे यही हमारे लिए कंस्ट्रेंट है। ठीक है, एक तरह से मुसीबत है कि जमीन जो है वो फिक्स्ड है। तो लैंड इज फिक्स्ड, so it is a constraint, it is a problem. The problem is not land being fixed. The problem is our population is increasing. जमीन फिक्स है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कांस्टेंट हम लोग इस तरह से देख रहे हैं। बट our population is growing and we are not managing the land resources scientifically or properly or appropriately. It means that unscientific methods of farming and the casual mentality of some persons that it is my land and I will do whatever I choose to do. Such people should be discouraged, and there should be some person who thinks rationally, वो सही सही सोचे कि भाई जमीन है तो किसी के काम तो आ जाए। जो डिजर्व करता है, जो काम जानता है, उनको मिलना चाहिए, उससे प्रोडक्शन होते हैं, उससे कुछ सभी का भला हो जाता है। तो ये एक पर्सपेक्टिव हो गया। लैंड इज फिक्स्ड, सो इन विलेज पालमपुर ऑल्सो देयर इज फिक्स्ड लैंड, but the people are able to convert, the people are able to convert. It is a problem. Why it is a problem? Population is increasing, and the people of Palampur are able to convert the wasteland into some valuable और cultivable land. जो भी वेस्टलैंड थे, रास्ते के किनारे की मिट्टी थी और दो खेत के बीच का जमीन था, थोड़ा ऊंचा होता है, मिट्टी का ढेर होता है, वो सबको उन लोगों ने जो है लेवल कर लिया। और रास्ते के किनारे की जमीन है और इधर उधर में भी जो बेकार जमीन है उनको वो कन्वर्ट कर लिए। सेकेंड टॉपिक है ये, is there a way to increase is there a way to increase production? बुक बोल रहा है इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर क्रॉप फ्रॉम द सेम लैंड। बुक का ही ये है, एनसीईआरटी बुक में है। तो सेम चीज को हम दूसरे लैंग्वेज में लिख दी, इज देयर ए वे टू इंक्रीज प्रोडक्शन। तो आंसर तो है हमारे पास जो भी तरीके हैं
वो पुराने तौर तरीके हैं, उसमें हमको जमीन से पूरा आउटपुट, या जमीन का पूरा प्रोडक्टिविटी हम लोग को मिल नहीं रहा था। द लैंड रिसोर्सेस have fertility, they have quality, but we the people, we the farmers do some traditional method of farming, or some unscientific practices are still remaining with us, and because of which we are not able to increase the food production। तो उसका भी सॉल्यूशन है कि हमको रेनी सीजन और हमको जो है विंटर रबी सीजन, ये दो सीजन हमको मिल जाते हैं, नेचुरल सीजन। इससे एक लर्न करने वाली बात यह है कि बरसात का पानी से अगर पौधा बढ़ सकता है और अगर मान लो खेती हो सकता है, तो क्यों ना हम पानी को ही जमा कर ले। इजंट इट और नॉट? अगर रेनी सीजन में अगर अगर हार्वेस्टिंग और फूड प्रोडक्शन बढ़ सकता है, तो हम वाटरिंग करके और बाकी समय 12 महीने खेती कर सकते हैं। ये सिंपल बात हम लोग को पहले नहीं मालूम था। अब जब मालूम चल गया है, तो पूरे इंडिया में इरिगेटेड लैंड्स जो है वो बढ़ रहे हैं। और हम अभी केवल सीजनल क्रॉप्स ही नहीं, हम लोग जो है एग्जॉटिक क्रॉप्स और कुछ अदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, और भी कुछ जो है साइंटिफिक फार्म टेक्निक्स है, ड्राई फार्मिंग है, वेट फार्मिंग है, मल्टीपल क्रॉपिंग है, स्ट्रिप क्रॉपिंग है, क्रॉप रोटेशन है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास आज नॉलेज है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिससे हम जो है फूड प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर सेक्टर के अपलिफ्टमेंट और डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। ऑलराइट, सो देयर इज अ सॉल्यूशन। वन कैन ग्रो, वन कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग। बुक क्या बोलता है, पालमपुर स्टोरी से रिलेट करके उस स्टोरी के हिसाब से वो बोलते हैं कि वहां के किसान 2 या 3 बार भी खेती कर लेते हैं, और ये 2 बार या 3 बार खेती करना वो मल्टीपल क्रॉपिंग टेक्निक का एक पार्ट है। ठीक है, सो इट इज by using multiple cropping and irrigating the field using chemical fertilizers, using modern machines, so they can cultivate their own field 2 or 3 times in the year, and in that way they can increase the production। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वो हमारे लिए कंस्ट्रेंट है, और हम साइंटिफिक फार्म प्रैक्टिसेस अगर अगर एडॉप्ट करते हैं, अगर कुछ भी अगर मान लो नए आइडिया आते हैं, तो वो डेफिनेटली हमारे लिए पॉजिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, तुम में से भी कोई आज पता नहीं वर्ल्ड फेमस हो जाओ, कुछ ऐसा सोचो, नया तरीका, नया टेक्निक जो अभी तक वर्ल्ड ने अडॉप्ट नहीं किया, जाना ही नहीं, और हो सकता है वो हमारे आसपास में ही वो हमेशा मौजूद था। हम उसको ब्रांडिंग कर लेंगे, हम उसको कमर्शियलाइज कर लेंगे, हम उसको प्रमोट कर लेंगे, हम उसको पूरी दुनिया को बताएंगे। तो ये सारी अभी हमारे में भी बहुत सारे जो है लोगों के पास आइडियाज है, और उसको प्रमोट करना बाकी है। तो अल्टीमेटली हम घूम फिर के ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं कि सारे आइडिया ह्यूमन बींग्स के पास जरूर है। तो अभी सोलार एनर्जी के यूज हो रहे हैं सब, एग्रीकल्चरल फील्ड में जो भी इलेक्ट्रिक पंप सेट है, वहां तक बिजली का अगर मान लो तार नहीं पहुंच रहा है वहां, तो हम लोग जो है वहां सोलार एनर्जी से जो है उसको पंप सेट को जो है कनेक्ट कर दे रहे हैं। और वो सोलार एनर्जी जो है ओपन फील्ड में उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, वोल्टेज भी बढ़ जाती है। ये तो दो हो गए, तीसरा फैक्टर है नंबर 3। नंबर 3 क्या है क्वेश्चन? नंबर 3, विल द लैंड सस्टेन? यहाँ एक क्वेश्चन है कि हम लोग बचपन में सोचते थे ना लोहा कभी टूटेगा नहीं, और हम लोग जानते थे कि शीशा फूट जाता है, और लोहा तो बहुत मजबूत होता है, लोहा कभी टूट नहीं सकता है। तो हम लोग एक बार देखे थे, वहां पे क्रेन आया था, उसमें लोहे का जो है उसमें चेन लगे हुए थे, और वो एक भारी सामान को उठा रहा था, और खूब तेज हवा चलने लगा, और हम लोग अपने सामने देखे क्रेन का एक एक्सीडेंट होता हुआ।
जो लोहे का चेन है वो टूट गया और भारी सामान नीचे गिरा, और उससे वो जो क्रेन के भी जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो लंबा वाला पार्ट होता है जिससे वो क्रेन का एक हुक उतारते हैं या कोई लिफ्ट करते हैं, वो भी डैमेज हो गया, बेंड हो गया। और हम लोग ये भी जानते हैं कि वो कार कार जो है आयरन एंड स्टील का बना होता है, वो एक्सीडेंट में कैसे टूट फूट जाता है, मुड़ जाता है। तो ये हम लोग बचपन में सोचते थे कि जो मेटल है वो बहुत मजबूत होता है और उसमें इनफाइनाइट स्ट्रेंथ तक जो है हम जो है उसमें स्ट्रेस या स्ट्रेन डालेंगे भी तो वो मतलब जो है उसको कुछ बिगड़ेगा नहीं। वहीं हम लोग जानते थे कि लकड़ी जल जाता है और प्लास्टिक गल जाता है और शीशा फूट जाता है, लेकिन मेटल के लिए हम लोग सोचते थे। लेकिन हम लोग को साइंस टीचर पढ़ाए थे कि सब एलिमेंट बोलो, मेटल बोलो, उसकी एक कैपेसिटी होती है। और केमिस्ट्री टीचर ने भी एक बार पढ़ाया था, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो हम लोग पूछते थे, सर हथौड़ी से मारेंगे तो क्या डायमंड नहीं टूटेगा? मेरा भी यही क्वेश्चन था, क्या हथौड़ी से मारेंगे तो डायमंड टूटेगा या नहीं टूटेगा? आंसर तो है उसमें, डायमंड भले चकनाचूर हो जाए, केमिकल प्रॉपर्टी खराब नहीं होती है। और ये स्ट्रेंथ मेजर करने का तरीका नहीं है, ये हम लोग का कुछ कॉमन मिस्टेक है कि हम हथौड़ा से मारेंगे और खूब दम लगाएंगे और तब वो देखते हैं डायमंड टूटता है कि नहीं टूटता है। भाई टूटेगा ही, वो छोटा सा टुकड़ा है, उस पे बड़ा हथौड़ी का प्रहार करेंगे तो टूट ही जाएगा। इस तरह से हमारे कुछ गलत ये थे। अब वही हमारे नॉलेज को चेंज करके यहाँ अब ये अडॉप्ट करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है कि विल द लैंड सस्टेन, क्या हमारी मनमानी ये जमीन बर्दाश्त कर पाएगी? हम लोग तो जानते हैं जमीन से फूड प्रोडक्शन होता है, जमीन में जितना मन उतना हम अनाज जो है उगा लेंगे। और कितनी भी आबादी हो जाए, वॉट एवर इज द पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ, द लैंड रिसोर्सेज आर केपेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स। If such is the thinking, then we are wrong. Now, here is the question, as population is growing more and more, further and further, higher and higher, the capacity to produce food grains from the same piece of land is also declining. हम लोग पिछले 5,000 साल की सभ्यता से जो है हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, पिछले 500 साल में हम लोग जो है ओवरटेक कर गए। 5,000 साल के द्वारा लोगों द्वारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जितने उन्होंने लोग नुकसान नहीं किए, उससे ज्यादा हम लोग आज के डेट में जमीन को यूज कर रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं। यानी हम फर्टिलाइजर जरूरत से ज्यादा डाल रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ेगा और उससे हमको प्रॉफिट होगा। ये सारी चीजें जो है हम जो है कहीं ना कहीं एक गलत हमारे मेंटालिटी और समझ की वजह से ये होगा। तो लैंड रिसोर्सेस हमारे लिए और कितना अनाज उगा पाएगी, कितने समय में उगा पाएगी, किस तरह से उगा पाएगी, ये सवाल है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत फूड प्रोडक्शन बढ़ा था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत पंजाब हरियाणा के किसान मालामाल हो गए, अमीर हो गए। दे बिकेम रिच फार्मर्स overnight. But the negative impact of green revolution was yet to be discovered. कुछ 20 साल, 25 साल, 30 साल गुजरने के बाद पता चला ग्रीन रेवोल्यूशन के दुष्प्रभाव, उसके चलते कितने नुकसान मिट्टी का हो चुका था। उनमें फर्टिलाइजर डालते 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 जो है हम उस सॉइल के क्वालिटी को, नेचुरल क्वालिटी को खराब कर चुके थे, डिग्रेड कर चुके थे। तो हमको तरीका मालूम था कि जमीन को रेस्ट देना है, उसमें खेती बंद करना है। 2 साल 3 साल तक उसको खुले में छोड़ देंगे, बारिश का पानी होगा, घास होगा, वो उसमें डिकम्पोज होगा, तो वो फिर से हेल्दी हो जाएगा। लेकिन क्या हम 3 साल तक बिना खेती किए हुए रहेंगे? एक साल में अगर मान लो मेरा 50,000 रुपया अगर इनकम होता है, तो 3 साल में मेरे 1.5-2 लाख रुपया हमको कौन देगा? 1.5-2 लाख रुपया की लालच में हम उस जमीन को लगातार यूज कर रहे हैं। कोई कोई किसान एक साल में 1 लाख रुपया कमाता है जमीन से, और भी किसान है जो और ज्यादा कमाते हैं, तो वो कभी तैयार नहीं होते अपनी जमीन को रेस्ट देने के लिए। वो बोलेगा 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख कौन देगा, हम जमीन को क्यों बेकार छोड़ दे। लेकिन जमीन को रेस्ट देना भी एक वर्ड है, फैलोइंग।
उसको खाली जमीन को कुछ महीना या कुछ साल तक जो है बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं, एम्प्टी, वैकेंट छोड़ देते हैं, और वो अपने नेचुरल फर्टिलिटी को रिस्टोर करता है। लेकिन इसको कोई मानने को तैयार नहीं है। तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो गया है। ऑलराइट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बुक में भी लिखा हुआ है, वो सॉइल फर्टिलिटी को धीरे धीरे खराब कर दिए हैं। और हम लोग यही अगर टेक्निक और यही फर्टिलाइजर यूज करते रहे तो जमीन परमानेंटली जो है वो डैमेज हो जाएगा, और उसमें खेती होगा ही नहीं, अनलेस ये फिर हमारी मजबूरी होगी कि खाली छोड़ दो। अगर भगवान की मर्जी हुई तो जमीन ठीक हो जाएगा फिर से। और फिर सॉइल इरोजन है। फिर आज के डेट में खेत वाले जमीन भी खरीद ले रहे हैं। हम अपने स्कूल के बगल वाली जमीन में ही घर बनते देख रहे हैं। यहाँ खेती की ही जमीन में अभी बाउंड्री वॉल आ गया है और यहाँ पे घर बनने लगे हैं। तुम लोग 12 पास करते करते देख लेना, तुम्हारे डीएवी स्कूल के चारों तरफ की खेत की जमीन जो है सारे में फ्लैट बन चुके होंगे, घर बन चुके होंगे। तो ये बहुत तेजी से हो रहा है कि एग्रीकल्चरल जमीन पर कानून बने, उस पर बेचना खरीदना दोनों पर पाबंदी लगना चाहिए। और पढ़े लिखे आदमी तो खास तौर पर खेत वाले जमीन ना खरीदे घर बनाने के लिए। अगर आप जमीन खरीद रहे हो तो जरूर उसमें फार्मिंग करो, एग्रीकल्चर करो, आप मॉडर्न साइंटिफिक मेथड से फार्मिंग कर लो। लेकिन उसको घर बना के उसको बर्बाद मत करो, क्योंकि वो मिट्टी और वो फर्टाइल सॉइल हमें मिलेंगे नहीं। दीज आर जस्ट द आइडिया, दीज आर जस्ट द टॉपिक्स। हम तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए आइडियाज दे रहे हैं। और ये पहला तीन ही है जहां कंसेप्ट और हमारे थोड़े दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत है। चौथा पॉइंट बुक में है, पालमपुर में जमीन किस तरह से बटी हुई है, कौन कौन किसान है जो ज्यादा जमीन रखे हैं, कौन दलित है जिनके पास कोई जमीन नहीं है। और इस तरह से एक यहाँ कहानी जैसा भी है, इन लोगों की जो है दुख भरी कहानी है यहाँ। इन लोग जो है कैसे अपने आते दिन आए दिनों जो है वो किसान के पास जो काम उनको मिलता था अब नहीं मिल रहा है, क्योंकि किसान ट्रैक्टर खरीद लिया है, किसान ने जो है हार्वेस्टर और थ्रेसर खरीद लिया है। तो इन जो है जो छोटे मजदूर है जो दूसरे के बड़े किसानों के यहाँ पहले नौकरी कर लेते थे, 2-3 महीना काम मिल जाता था, अब मशीन के आने से उनकी ये काम भी चली गई है। तो वो अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये तुम लोग बुक में देख सकते हो, एक है रामकली, एक है डला। इन दोनों के बीच में बातचीत है। तो इसके बाद जितने भी टॉपिक्स है वो सिंपल टॉपिक्स है, तो उसको हम लोग ऑफलाइन में फिर डिस्कस कर लेंगे। अभी ये और 1 मिनट ही बच रहा है, ये क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उससे पहले बाय बाय, तुम लोग बुक जरूर पढ़ो। और इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो देखा जाएगा। और 2-3 कंसेप्ट रिपीटेडली ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत बार इसको पढ़ लिए हैं, फिर भी प्रॉब्लम होगा तो बिल्कुल तुम लोग बेफिक्र होके पूछ सकते हो। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय सर। ओके, थैंक यू। बात